हेलो फ्रेंड्स। फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल और भक्तिकाल अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का नामकरण, रीति का अर्थ और साथ में रीतिकाल के जितने भी रीतिबद्ध जो कवि हैं आज उनको अपन पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में लाएंगे रीति सिद्ध, फिर रीति मुक्त, यानी कि रीतिकाल को पढ़ेंगे। ये अपना यानी कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल और तीसरा आता है रीतिकाल। रीतिकाल को पढ़ेंगे। रीतिकाल यानी कि 1700 ईस्वी से लेकर 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत का जो काल रहा था वो रीतिकाल रहा था। ये कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि 17वीं सदी से 19वीं सदी तक का जो काल रहा था वो रीतिकाल रहा। ये कौन मानते हैं? नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि 1700 इस विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत के मध्य का जो काल रहा था वो रीतिकाल रहा था। ये कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब रीति का अर्थ क्या है? तो रीति का अर्थ होता है परंपरा या मार्ग। रीति का अर्थ क्या है? परंपरा या मार्ग भी अपन बोल सकते हैं। तो रीति का अर्थ होता है परंपरा या मार्ग। रीतिकाल का नामकरण देखते हैं कि रीतिकाल को किन कवियों ने, किन लेखकों ने क्या नाम दिया है। रीतिकाल, रीतिकाल का नामकरण यानी कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। रीतिकाल को संगार काल किसने कहा? ये कहा था विश्व प्रसाद मिस्र ने। विश्व प्रसाद मिस्र ने रीतिकाल को संगार काल कहा। विश्व प्रसाद मिस्र ने रीति संगार काल कहा भागीरथ मिस्र ने। और रीतिकाल को रीतिकाल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्य काल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और रीतिकाल नाम देने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल को एक और लिख लेना, कलाकाल किसने कहा था? तो रमा शंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा था। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा था? रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। फिर से देखो रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देने वाले कौन है? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। रीतिकाल को संगार काल विश्व प्रसाद मिस्र ने कहा। रीतिकाल को रीति संगार काल भागीरथ मिस्र ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल को कलाकाल, कौन सा? कलाकाल। रीतिकाल को कलाकाल डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रीतिकाल को कलाकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। तो ये थे रीतिकाल का नामकरण, यानी अलंकृत काल नाम देने वाले हैं मिस्र बंधु। संगार काल विश्व प्रसाद मिस्र ने कहा। रीति संगार काल भागीरथ मिस्र ने कहा। और रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आगे अपन पढ़ते हैं आचार्य विश्व प्रसाद मिस्र। आचार्य विश्व प्रसाद मिस्र ने रीतिकाल का विभाजन 3 भागों में किया। आचार्य विश्व प्रसाद मिस्र हैं, उन्होंने रीतिकाल का विभाजन 3 भागों में कर दिया। पहला उन्होंने नाम दिया रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध दिया। फिर रीति सिद्ध और रीति मुक्त के रूप में विभाजित कर दिया। किसको? रीतिकाल को। किसने किया? आचार्य विश्व प्रसाद मिस्र ने। आचार्य विश्व प्रसाद मिस्र ने रीतिकाल का विभाजन 3 भागों में किया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब सर्वप्रथम पढ़ेंगे रीतिबद्ध। रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं भी पढ़ेंगे। रीतिबद्ध कवि कौन है वो भी पढ़ेंगे।
रीतिबद्ध। सर्वप्रथम संस्कृत के काव्यांगों के नियम प्रस्तुत कर उदाहरण दिए जाते थे तथा इसी प्रकार लिखने की निश्चित परिपाटी रीति थी। यानी कि क्या होता था कि संस्कृत के जो काव्यांग के जो नियम प्रस्तुत पहले करते थे और फिर उदाहरण दिए जाते, तो इस प्रकार की जो रीति थी, इस प्रकार की ये परिपाटी थी, उसे रीति कहा गया। और इसी रीति का निर्वहन जिन कवियों ने हिंदी में किया वे रीतिबद्ध कवि कहलाए, जैसे केशव, भूषण, देव, पद्माकर, चिंतामणि। इस प्रकार यानी कि ये जो कवि हैं ये रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। फिर से देखो, रीतिबद्ध किसे कहते हैं? संस्कृत में काव्यांगों के नियम प्रस्तुत कर उदाहरण दिए जाते थे तथा इसी प्रकार लिखने की निश्चित परिपाटी रीति थी। इसी रीति का निर्वहन जिन कवियों ने हिंदी में किया वे रीतिबद्ध कवि कहलाए, जैसे केशव, भूषण, पद्माकर, देव, चिंतामणि। ये रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। यहाँ आप और भी समझ पाएंगे रीतिबद्ध। देखो, रीतिकाल यानी कि संस्कृत में नियम और लक्षण जो प्रस्तुत करते थे, फिर उदाहरण प्रस्तुत करते, यानी रस, अलंकार, ध्वनि, काव्य और छंद, इनका प्रयोग करके नियम, लक्षण प्रस्तुत करके फिर उदाहरण दिए जाते थे, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए, जो जिन्होंने हिंदी में यानी कि इस प्रकार की रचनाएं लिखी। पहले नियम और लक्षण प्रस्तुत करके फिर उदाहरण दिए, तो इस प्रकार की रचनाएं जिन्होंने हिंदी में लिखी थी वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। जैसे ट्रिक आई याद कर सकते हैं, BDPK, यानी बी यानी भूषण, डी यानी देव, पी यानी पद्माकर, के यानी केशवदास। अन्य कवि भी हैं, चिंतामणि, और भी कवि आएंगे रीतिबद्ध में। तो रीतिबद्ध कवि आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी पहले नियम और लक्षण प्रस्तुत करते थे, फिर उदाहरण देते थे, तो वो तो रीतिबद्ध कवि थे। रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन आते हैं? केशव, भूषण, देव, पद्माकर और चिंतामणि, मतीराम, भिखारीदास, रसलीन, कुलपति मिश्र, सोमनाथ, जसवंत सिंह और ग्वाल कवि। ये जो कवि थे ये रीतिबद्ध कवि थे। रीति सिद्ध काव्य धारा क्या थी वो भी अपन देखते हैं। यानी कि हिंदी के वे कवि जो लक्षण ग्रंथ लिखते समय नियम प्रस्तुत नहीं करते थे, सिद्ध उदाहरण देते थे, वे रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। फिर से देखो, रीतिबद्ध कवि तो वो थे जो नियम और लक्षण प्रस्तुत करके उदाहरण देते थे। रीति सिद्ध कवि वो थे जो कि नियम लक्षण प्रस्तुत नहीं करके उदाहरण, सीधे उदाहरण देते थे, तो वो रीति सिद्ध कवि थे। देखो, हिंदी के वे कवि जो लक्षण ग्रंथ लिखते समय नियम प्रस्तुत न करके सीधे उदाहरण देते थे, वे रीति सिद्ध कवि कहलाए। जैसे बिहारी, सेनापति और रसनिधि, वृंद कवि और नेवाज। आप नाम लिख लेना। बिहारी, सेनापति मुख्य हैं, और फिर मैं आगे चर्चा करूं तो रसनिधि, ये भी रीति सिद्ध कवि था। नेवाज, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रीति सिद्ध कवि नहीं है। एक था नेवाज और एक और नाम आता है वृंद कवि। वृंद कवि, तो ये कवि थे, ये रीति सिद्ध कवि थे। यानी कि रीति सिद्ध हिंदी के वे कवि जो लक्षण ग्रंथ लिखते समय नियम प्रस्तुत नहीं करके सीधे उदाहरण देते थे, वे रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। रीति सिद्ध कवियों में मुख्य जो नाम आते हैं वो बिहारी और सेनापति। अन्य 3 कवि हैं, यानी 5 कवि हैं रीति सिद्ध कवि। बिहारी, सेनापति, रसनिधि, नेवाज और वृंद कवि, ये रीति सिद्ध कवि थे। याद रखेंगे, बिहारी, सेनापति, रसनिधि, नेवाज और वृंद कवि, ये 5 रीति सिद्ध कवि थे। आज अब हम केवल सिर्फ पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवि। रीति मुक्त कवि कौन से थे? रीति मुक्त काव्य धारा क्या थी, पहले इसके बारे में जानते हैं।
रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त लक्षण ग्रंथ लिखने से एवं दरबारी चित्रण करने से जो कवि मुक्त रहे वे रीति मुक्त कवि कहलाए। यानी कि लक्षण ग्रंथ एवं दरबारी चित्रण लिखने में जो कवि मुक्त रहे थे वे रीति मुक्त कवि कहलाए। जैसे घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, बस ये चार ही कवि हैं जो रीति मुक्त हैं। रीति मुक्त कवियों में नाम किन किन का आता है? घनानंद का, आलम का, बोधा का और ठाकुर का। ये प्रेम के पीर कवि थे, ये रीति मुक्त कवि थे और इन्होंने ना तो लक्षण और ना उदाहरण की पद्धति को ग्रहण किया था, इसलिए ये रीति मुक्त कवि है। इन्होंने लक्षणों को ध्यान में रखकर उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं किए। लक्षण और नियम और उदाहरण इन सभी से ये मुक्त होकर के रचनाएं लिखते थे, इसलिए ये रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। रीति मुक्त लक्षण ग्रंथ लिखने से एवं दरबारी चित्रण करने से जो कवि मुक्त रहे वे रीति मुक्त कवि कहलाए। जैसे घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये चार जो कवि थे ये रीति मुक्त थे। तो आप याद रखेंगे कि घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर ये रीति मुक्त कवि थे। अब रीतिकाल का प्रवर्तक, यानी रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है ये भी हम देखेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। रीतिकाल का प्रवर्तक चितामणी त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो चितामणी त्रिपाठी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चितामणी त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल चितामणी त्रिपाठी को यानी कि रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। केशव को कौन मानते हैं? केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं श्याम सुंदर दास और नगेंद्र। श्याम सुंदर दास और नगेंद्र कहते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहता है कि रीतिकाल का प्रवर्तक चितामणी त्रिपाठी है, जबकि श्याम सुंदर दास और नगेंद्र कहते हैं कि रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास था। तो इसको आप याद रखेंगे कि चितामणी त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास को यानी कि रीतिकाल का प्रवर्तक माना है श्याम सुंदर दास और नगेंद्र कुमार ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल की प्रथम रचना जो कि 1541 में लिखी गई थी, करपाराम द्वारा लिखी गई रचना है हित तरंगिणी, जिसको रीतिकाल परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है, यानी हित तरंगिणी को। और किसने लिखी थी? ये लिखी थी करपाराम ने, 1541 में लिखी थी ये रचना। तो रीतिकाल की प्रथम रचना मानी जाती है हित तरंगिणी, जिसके राइटर्स हैं करपाराम, और 1541 में ये रचना लिखी गई थी। 1541 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अब हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध जो काव्य धारा है उसकी विशेषताएं। रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं रही हैं रीतिबद्ध काव्य धारा की? रीति निरूपण एवं आचार्यत्व, नारी के प्रति उपभोग परक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, आश्रय दाताओं की प्रशंसा की गई है रीतिबद्ध काव्य धारा में, वीर काव्य की रचनाएं की गई हैं, धार्मिक एवं नैतिकता का भाव देखने को मिलता है। रीतिबद्ध जो काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषता नहीं है, तो ये विशेषताएं भी हमें याद करनी होंगी कि रीति निरूपण एवं आचार्यत्व की भावना, नीति निरूपण एवं आचार्यत्व, नारी के प्रति उपभोग परक दृष्टिकोण देखने को मिलता है रीतिबद्ध काव्य धारा में, आश्रय दाताओं की प्रशंसा की गई है,
वीर काव्यों की रचना की गई है। धार्मिक और नैतिकता की भावना देखने को मिलती है। धार्मिक एवं नैतिकता देखने को मिलती है रीतिबद्ध काव्य धारा में। प्राश्रयता और प्रतियोगिता की भावना देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है, प्रकृति का चित्रण भी किया गया है रीतिबद्ध काव्य धारा में। और बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन भी देखने को मिलता है रीतिबद्ध काव्य धारा में। एक प्रमुख आप याद रख लेना रीतिबद्ध काव्य धारा की। रीतिबद्ध काव्य धारा की जो प्रमुख भाषा जो रही है रीतिकाल की, वो ब्रज रही है। कौन सी रही है? ब्रज। यानी कि जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं ज्यादातर वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और मुक्तक और प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा में सर्वाधिक महत्व अलंकार प्रधान ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो धार्मिक एवं नैतिकता देखने को मिलती है रीतिबद्ध काव्य धारा में। प्राश्रयता और प्रतियोगिता की भावना देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है और बहुज्ञता और चमत्कार प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। और रीति काव्य धारा की जो प्रमुख भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। अब रीतिबद्ध कवियों में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे केशवदास को। किसको? केशवदास को। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे केशवदास को। केशवदास रीतिबद्ध कवियों में सर्वप्रथम नाम आता है केशवदास। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ और मृत्यु हुई थी 1617 ईस्वी में। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ, मृत्यु 1617 ईस्वी को हुई थी। ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रहे थे। जो केशवदास जो कवि हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के, वो ओरछा नरेश राम सिंह का एक भाई था इंद्रजीत। तो इंद्रजीत के आश्रय में रहे थे कौन? केशवदास। जो कि ओरछा नरेश राम सिंह के भाई थे, इंद्रजीत के आश्रय में रहे थे कौन? केशवदास। केशवदास की प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो सर्वप्रथम आती है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखी थी। इस रचना के अंदर क्या दिया गया है? रस श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलता है। रसिक प्रिया में रस श्रृंगार रस का वर्णन देखने को मिलता है। और इस रसिक प्रिया जो रचना है इसका सुंदरदास द्वारा करारा विरोध किया गया है। सुंदरदास द्वारा रसिक प्रिया का विरोध किया गया है। रसिक प्रिया जो रचना है केशवदास की 1591 में लिखी गई है और इसमें जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और सुंदरदास द्वारा रसिक प्रिया का विरोध किया गया है। रसिक प्रिया 16 प्रकाश सर्गों में विभक्त है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि रसिक प्रिया जो केशवदास की रचना है वो 16 प्रकाश सर्गों में विभक्त रचना है। रसिक प्रिया 1591 में लिखी गई। केशवदास अपन पढ़ रहे हैं, केशवदास का जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 में हुई। ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रहे थे। सर्वप्रथम हम रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया 1591 में लिखी। 16 प्रकाश सर्गों में ये विभक्त है। ये रचना रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है और इस रसिक प्रिया रचना का सुंदरदास द्वारा विरोध किया गया है। अगली रचना आती है कवि प्रिया। केशवदास की अगली रचना है कवि प्रिया जो 1601 में लिखी गई है। इस कवि प्रिया में अलंकार का वर्णन किया गया है और राय प्रवीण नामक नर्तकी को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया रचना लिखी थी। किसने? केशवदास ने। कवि प्रिया रचना 1601 ईस्वी में लिखी गई है। अलंकार का वर्णन किया गया है कवि प्रिया रचना में और राय प्रवीण नामक नर्तकी को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया रचना लिखी गई है। अगली रचना आती है छंदमाला। केशवदास की अगली रचना है छंदमाला जिसमें छंदों का वर्णन किया गया है। इसके आगे की जो रचना है वो है जहांगीर जसचंद्रिका। जहांगीर जसचंद्रिका रचना लिखी। फिर आगे अपन रचनाओं की चर्चा करें तो आगे केशवदास की रचना आती है वीर सिंह देवचरित। जहांगीर जसचंद्रिका के बाद वीर सिंह देवचरित रचना लिखी जो कि एक ऐतिहासिक काव्य रचना है। किसकी? केशवदास की एक ऐतिहासिक काव्य
रचना है। और जो ये वीर सिंह देवचरित्र जो रचना है, ये एक ऐतिहासिक काव्य रचना है। अगली रचना है विज्ञान गीता, जो कि लक्षण, ये जो बाकी जो रचनाएं हैं वो लक्षण ग्रंथ पर आधारित रचनाएं हैं, लेकिन विज्ञान गीता रचना है ये अध्यात्म संबंधी रचना है। ये केशवदास की अध्यात्म संबंधी रचना है। अगली रचना आती है रामचंद्रिका, जो 1601 ईस्वी में लिखी थी। केशवदास की अगली रचना है रामचंद्रिका, जो कि 1601 ईस्वी में लिखी गई। 39 प्रकाशों या सर्गों में विभक्त है। रामचंद्रिका रचना 1601 ईस्वी में लिखी गई, 39 प्रकाशों बोल दो या सर्गों में विभक्त है। कौन सी? रामचंद्रिका रचना। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं केशवदास। केशवदास जो कि हिंदी का प्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य माना जाता है। केशवदास का जन्म 1555 में हुआ, मृत्यु 1617 में हुई। ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रहे थे। रचनाएं सर्वप्रथम लिखी रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में, 16 प्रकाश सर्गों में विभक्त रचना है। और रसिक प्रिया में रस संगार का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है, और सुंदरदास द्वारा रसिक प्रिया का विरोध किया गया है। अगली रचना है 1601 ईस्वी में लिखी थी कवि प्रिया। कवि प्रिया केशवदास की अगली रचना 1601 ईस्वी में लिखी थी, और 1601 ईस्वी में ही लिखी थी रामचंद्रिका। कवि प्रिया यह अलंकार प्रधान रचना है। अलंकार का वर्णन किया गया है कवि प्रिया रचना में। राय प्रवीण नामक नर्तकी को शिक्षा देने के लिए रचना लिखी गई थी कवि प्रिया केशवदास द्वारा 1601 ईस्वी में। केशवदास की अगली रचना आती है छंदमाला। छंदमाला में छंदों का वर्णन किया गया है। और आगे अपन रचनाओं की चर्चा करें तो मैंने यहाँ एक साथ भी लिख दी है, आप याद रख सकते हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र और नक्शिक, ये भी केशवदास की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र और नक्शिक। अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। और फिर अगली रचना आती है वीर सिंह देवचरित्र। ये एक ऐतिहासिक प्रबंधक काव्य रचना है वीर सिंह देवचरित्र। अगली रचना आती है विज्ञान गीता, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो कि अध्यात्म संबंधी रचना है केशवदास की। उससे अगली रचना आती है रामचंद्रिका, जो कि 1601 ईस्वी में लिखी गई थी, और ये 39 सर्गों में विभक्त रचना है। कौन सी? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो रचना है, इसके लिए यानी कि अगली जो हम पढ़ रहे थे रामचंद्रिका, केशवदास की जो रचना है, इसको आचार्य शुक्ल इस रचना के आधार पर केशव का स्थान भक्ति काल में भी रखते हैं। जो रामचंद्रिका जो रचना है, रामचंद्रिका जो केशवदास की जो रचना है, इस रचना को आधार मान करके केशवदास यानी कि केशवदास का स्थान भक्ति काल में कौन रखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्रिका को आधार मान करके केशवदास का स्थान भक्ति काल में भी रखते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केशवदास अलंकारों को विशेष महत्व देते थे। केशवदास अलंकारों को विशेष महत्व देते थे। भूषण बिनुन विरजयी कविता वनिता मित, ये यानी कि प्रमुख पंक्तियां हैं किसकी? केशवदास की। केशवदास अलंकारों को विशेष महत्व देते थे। भूषण बिनुन विरजयी कविता वनिता मित, ये केशवदास की प्रमुख पंक्तियां हैं, याद रखेंगे। भूषण बिनुन विरजयी कविता वनिता मित। आगे अपन देखते हैं, यानी कि कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है केशवदास को। प्रमुख कथन है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और जो रामचंद्रिका जो रचना है, इस रामचंद्रिका रचना को छंदों का अजायब घर किसने कहा था? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। याद रखेंगे, आप लिख लेना नोट लगा के कि केशवदास की जो रामचंद्रिका जो रचना है, इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा था? तो वो कहा था राम स्वरूप चतुर्वेदी ने।
केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, ये भी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशव दास को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ये भी कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये स्टेटमेंट है केशवदास के बारे में कि कठिन काव्य का प्रेत कहा केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास की रामचंद्रिका संवाद शैली के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। आचार्य केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, वो संवाद शैली के लिए बड़ी प्रसिद्ध रचना है। केशवदास की रामचंद्रिका संवाद शैली के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। कवि को दे न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। तो ये रामचंद्रिका जो केशवदास ने लिखी है संवाद शैली में, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां केशवदास की हैं, रामचंद्रिका से ली गई हैं। कवि को दे न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। इस प्रकार यानी कि ये केशवदास की रामचंद्रिका की पंक्तियां हैं और परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ये केशवदास की पंक्तियां हैं। कवि को दे न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। ये रामचंद्रिका की कुछ संवाद शैली में लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे अपन पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवियों में देव को, कवि देव को। अब पढ़ेंगे कवि देव को। कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी को। देव का मूल नाम था देवदत्त द्विवेदी। देव जो कवि थे यानी कि अक्खड़ स्वभाव के कवि थे, इसलिए ये कई राजाओं के आश्रय दाता कवि के रूप में रहे थे। तो यानी कि कई राजाओं के आश्रय दाता के रूप में रहे थे कौन? कवि देव। जिनमें से प्रमुख राजा हैं सेठ भोगीलाल, भवानी दत्त वैश्य, फफूंद नरेश, कुशल सिंह, उद्योत सिंह, आजम शाह अली, अकबर खां और सुजान मणि। इनके ये आश्रय दाता कवि के रूप में रहे थे। देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव बताया। इसको आप याद रखेंगे। कुल 33 संचारी भाव होते हैं, लेकिन कवि देव ने 34वां संचारी भाव और बता दिया। कौन सा? छल नामक। छल नामक संचारी भाव देने वाले कौन है? देव। फिर से देखो, कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु कवि देव की 1767 में हुई। देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव बताया। देव का मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव का अक्खड़ स्वभाव होने के कारण अनेक राजाओं के आश्रयदाता कवि के रूप में रहे, जिनमें प्रमुख जो आश्रयदाता थे सेठ भोगीलाल, भवानी दत्त वैश्य, फफूंद नरेश, कुशल सिंह, उद्योत सिंह, आजम शाह अली, अकबर खां और सुजान मणि। इनके आश्रयदाता कवि के रूप में रहे थे कौन? कवि देव। लेकिन कवि देव को सर्वाधिक संतोष अपनी कविता के गुणग्राही शासक सेठ भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। लेकिन कवि देव को सर्वाधिक संतोष अपनी कविता के गुणग्राही शासक सेठ भोगीलाल से प्राप्त हुआ था। मोतीलाल की तारीफ करते हुए रस विलास की आधारभूमि में लिखा। क्या लिखा? मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया, जिन लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। मोतीलाल की तारीफ करते हुए इन्होंने रस विलास ग्रंथ की रचना की थी। किसने? कवि देव ने। और उन्होंने मोतीलाल के बारे में लिखा भी है कि मोतीलाल भूपलाल पाखर लेवैया, जिन लाखन खर्ची रची आखर खरीदे हैं। कवि देव की प्रमुख रचनाएं।
और ज़्यादातर जो रीतिकाल के कवि थे इनकी भाषा ब्रज थी, तो इसी प्रकार देव की भी जो भाषा है वो ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी है। पहली रचना आती है रस विलास, जो कि लक्षण ग्रंथ है, मोतीलाल के लिए लिखी थी। रस विलास एक लक्षण ग्रंथ है और यानी कि डॉक्टर नगेंद्र कहते भी हैं कि जो देव ने कुल इनकी रचनाएं, देव की कुल रचनाओं की संख्या 72 बताई गई है, लेकिन वर्तमान में 15 रचनाएं ही अस्तित्व में हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि देव की कुल रचनाएं 72 बताई, लेकिन 15 रचनाएं ही वर्तमान में अस्तित्व में हैं। देव की प्रथम रचना है रसविलास, जो कि एक लक्षण ग्रंथ है और मोतीलाल के लिए लिखी थी। किसको? रसविलास को। रसविलास देव की रचना लक्षण ग्रंथ पर आधारित रचना है और मोतीलाल के लिए लिखी गई रचना है रसविलास। दूसरी रचना है भवानी विलास, जो कि भवानी दत्त वेश्य के आश्रय में लिखी रचना है। दूसरी रचना भवानी विलास भवानी दत्त वेश्य के आश्रय में लिखी थी कवि देव ने। तीसरी रचना है देव की कुशल विलास, जो कि कुशल सिंह के आश्रय में लिखी गई रचना है। चौथी रचना है सुजान विलास, जो कि सुजान मणि के आश्रय में लिखी रचना है। अगली रचना है अष्टयाम, जो कि नायक नायिका के आठों पहरों का वर्णन करती है। अष्टयाम भी देव की रचना है, जो कि नायक नायिका के आठों पहरों का वर्णन इसमें किया गया है। अगली रचना है भाव विलास, जो कि नायक नायिका भेद संबंधी रचना है। भाव विलास रचना यानी कि एक श्रृंगार प्रधान रचना है, श्रृंगार रस की रचना है भाव विलास, जिसमें नायक नायिका भेद संबंधी रचना इसको बताया जाता है भाव विलास को। अगली रचना है देवमाया प्रपंच, जो कि संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। फिर से देखो देव की प्रमुख रचनाएं। देव की प्रमुख रचनाओं में सर्वप्रथम रस विलास रचना है, जो कि लक्षण ग्रंथ है और यानी कि मोतीलाल के लिए लिखी गई रचना है रस विलास। भवानी विलास भवानी दत्त वेश्य के आश्रय में लिखी रचना। कुशल विलास कुशल सिंह के आश्रय में लिखी रचना। सुजान विलास सुजान मणि के आश्रय में लिखी रचना। अष्टयाम नायक नायिका के आठों पहरों का वर्णन किया गया है। अष्टयाम रचना में कवि देव की रचनाएं हैं। भाव विलास नायक नायिका भेद संबंधी रचना है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। देव प्रपंच जो देव की जो रचना है देव माया प्रपंच, वो संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। अगली रचना आती है देवचरित। अगली रचना है देवचरित। देवचरित रचना है ये कृष्ण भक्ति की रचना है। देव की जो देवचरित रचना है ये कृष्ण भक्ति की रचना है। अगली रचना है जाति विलास, जो विभिन्न क्षेत्रों की एवं जातियों की महिलाओं का वर्णन है। देवचरित कृष्ण भक्ति की रचना है देव की। जाति विलास रचना देव की विभिन्न क्षेत्रों की एवं जातियों की महिलाओं का वर्णन किया गया है जाति विलास में। अगली रचना है देव शतक, जो कि अध्यात्म संबंधी रचना है देव की। देव शतक जो रचना है देव की वो अध्यात्म संबंधी रचना है। देव ने यानी कि अभिदा को उत्तम शब्द शक्ति कहा और मध्यम को लक्षणा और हीन को व्यंजना, यानी कि अभिदा को उत्तम और मध्यम को लक्षणा और हीन को व्यंजना शब्द शक्ति के रूप में बताया। अगली रचना है कवि देव की सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग किसकी रचना है? कवि देव की रचना है सुख सागर तरंग, जो कि अली अकबर खां पिहानी के आश्रय में लिखी थी। अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई रचना कौन सी है? सुख सागर तरंग। अगली रचना है कवि देव की भाव विलास एवं अष्टयाम देव ने आजम शाह को सुनाई थी। कौन कौन सी? भाव विलास और अष्टयाम जो रचना है कवि देव ने वो आजम शाह को सुनाई थी। किसको सुनाई थी? आजम शाह को भाव विलास और अष्टयाम।
देव ने शब्द शक्तियों की संख्या 4 बताते हुए चौथी शब्द शक्ति का नाम तात्पर्य शब्द शक्ति बताई। देव ने शब्द शक्तियों की संख्या कितनी बताई? 4 बताते हुए चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य शब्द शक्ति बताई है। देव का प्रिय अलंकार अनुप्रास और यमक था। याद रखेंगे आप, देव का प्रिय अलंकार कौन सा था? अनुप्रास और यमक अलंकार। आगे अपन पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवियों में भूषण को। कवि भूषण, कवि भूषण का मूल नाम था घनश्याम दास। कवि भूषण का मूल नाम बहुत बार पूछा गया है तो घनश्याम दास था। उपनाम कवि भूषण जो कि चित्रकूट नरेश रुद्रदेव ने दिया था। कवि भूषण का नाम, कवि भूषण नाम किसने दिया था? चित्रकूट का एक राजा था रुद्रदेव, तो रुद्रदेव ने ये नाम दिया था। यानी कि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट नरेश रुद्रदेव ने। तो कवि भूषण ये उपनाम देने वाले कौन है? चित्रकूट नरेश रुद्रदेव। हिंदू जनता का प्रथम प्रतिनिधि कवि भूषण को कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कहते हैं? हिंदू जनता का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? कवि भूषण है। ये कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर से देखो, कवि भूषण का, यानी कि कवि भूषण वैसे वीर रस के कवि माने जाते हैं लेकिन रीतिबद्ध कवि हैं। और कवि भूषण की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो भी हम देखेंगे। कवि भूषण का मूल नाम क्या था? बहुत बार पूछा जाता है, तो वो था घनश्याम दास। उपनाम कवि भूषण किसने दिया था? चित्रकूट नरेश रुद्रदेव ने दिया था। हिंदू जनता का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन मानते हैं भूषण को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी हम देखते हैं। पहली रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण यानी कि लक्षण ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की रचना है जो कि लक्षण ग्रंथ है और इसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। शिव बावनी, शिवा बावनी, ये भी भूषण की रचना है जो कि एक प्रशस्ति रचना है। शिवा जो कवि भूषण के बारे में हम पढ़ रहे थे, कवि भूषण का मूल नाम है घनश्याम दास। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? उपनाम किसने दिया था? चित्रकूट नरेश रुद्रदेव ने दिया। हिंदू जनता का प्रथम प्रतिनिधि कवि भूषण था। कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल ने कहा। शिवराज भूषण और शिवा बावनी जो रचनाएं हैं ये भूषण ने यानी कि शिवाजी के आश्रय में लिखी थी। जो शिवाजी थे उनके आश्रय में लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी हैं? शिवराज भूषण और शिवा बावनी। शिवराज भूषण जो भूषण की रचना है ये लक्षण ग्रंथ है, 105 अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है और ये रीतिबद्ध रचना है। शिवा बावनी जो रचना है इसमें शिवाजी की यानी कि ये 52 छंदों की रचना है। कितने छंदों की रचना है? शिवा बावनी, बावनी नाम आ गया, ये 52 छंदों की रचना है। शिवा बावनी 52 छंदों की रचना है जिसके अंदर शिवाजी का यश और कीर्तिमान से रिलेटेड जो व्याख्यान किया गया है वो शिवा बावनी में किया गया है। और ये शिवाजी की यानी कि शिवा बावनी एक शिवाजी पर प्रशस्ति रचना है। शिवाजी पर लिखी एक प्रशस्ति रचना है शिवा बावनी। शिवराज भूषण और शिवा बावनी दोनों रचनाएं शिवाजी के आश्रय में लिखी गई हैं। शिवराज भूषण लक्षण ग्रंथ है जिसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है, रीतिबद्ध रचना है भूषण की। शिवा बावनी रचना भी शिवाजी के आश्रय में लिखी गई रचना है। 52 छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं शिवा बावनी में और एक शिवाजी पर आधारित एक प्रशस्ति रचना है शिवा बावनी। अगली रचना है 76 साल दशक। 76 साल दशक में 10 अलंकारों का प्रयोग करते हुए यानी कि भूषण ने जो 76 साल दशक जो लिखी है ये यानी कि एक बुंदेल का शासक था 76 साल, उसका यशोगान इसमें किया गया है 76 साल दशक में और इसमें 10 छंदों का प्रयोग किया गया है 76 साल दशक में।
76 साल दशक भूषण की रचना है। ये 76 साल दशक के आश्रय में लिखी गई रचना है और इसमें 10 छंदों का प्रयोग करते हुए बुंदेला के राजा 76 साल का यशोगान अंकित किया गया है 76 साल दशक में। भूषण की अन्य रचनाएं भी हैं, अलंकार प्रकाश हो गई और दूषण विलास, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अलंकार प्रकाश और दूषण विलास भी रचनाएं किसकी हैं? 76 साल की हैं, सॉरी भूषण की हैं। आगे अपन पढ़ते हैं। महाराजा 76 साल ने स्वयं इनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था। यानी महाराजा बुंदेला के जो महाराजा 76 साल थे, उन्होंने स्वयं ने भूषण की पालकी को अपना कंधा दिया था, कंधा लगाया था। रीतिकालीन राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं कौन? कवि भूषण रीतिकालीन राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं, इसलिए वीर रस के कवि भी माने जाते हैं। रीतिकाल में शब्दों का सर्वाधिक चीर फाड़ करने वाला कवि कौन है? कवि भूषण है। रीतिकाल में सर्वाधिक चीर फाड़ करने वाले कवि, शब्दों का सर्वाधिक चीर फाड़ करने वाले कवि कौन थे? भूषण थे। भूषण के जो प्रिय अलंकार हैं वो यमक और सलेस अलंकार है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पद्माकर। आगे रीतिबद्ध कवियों में हम पढ़ने वाले हैं पद्माकर को। पद्माकर रीतिबद्ध कवि हम पढ़ रहे हैं, तो रीतिबद्ध कवियों में पद्माकर को हम पढ़ेंगे। पद्माकर की रचनाएं पद्माभरण, जो कि एक लक्षण ग्रंथ है, और अलंकारों का वर्णन इसमें किया गया है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है, जो कि लक्षण ग्रंथ रचना है, लक्षण ग्रंथ पर आधारित रचना है और अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगली अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है। और अगली जो है रचना, यानी कि हिम्मत बहादुर सिंह विरुदावली, हिम्मत बहादुर सिंह विरुदावली जो रचना है वो किसके आश्रय में लिखी गई है? वो हिम्मत बहादुर के आश्रय में लिखी गई रचना है। हिम्मत बहादुर सिंह विरुदावली रचना पद्माकर की है, और पद्माकर ने जो हिम्मत बहादुर सिंह विरुदावली जो रचना लिखी है वो हिम्मत बहादुर जो शासक था उसके आश्रय में लिखी है। हिम्मत बहादुर सिंह का वास्तविक नाम क्या था? अनूपगिरी था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हिम्मत बहादुर सिंह का वास्तविक नाम क्या था? अनूपगिरी था। जगत विनोद जो रचना है ये रस संगार की रचना है। जयपुर जगत सिंह के आश्रय में लिखी थी किसने? पद्माकर ने। पद्माकर की अगली रचना है जगत विनोद, जो जगत सिंह के आश्रय में लिखी गई रचना है। जगत सिंह जयपुर के शासक थे, उनके आश्रय में लिखी गई रचना जगत विनोद है पद्माकर की, जो कि ये जो रचना है इसमें प्रमुख जो रस है वो संगार रस है। जगत विनोद जो रचना है ये संगार रस आधारित रचना है, और जयपुर जगत सिंह के आश्रय में लिखी थी किसने? पद्माकर ने। अगली रचना है प्रताप सिंह विरुदावली, जो कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में लिखी थी। कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी पद्माकर को किसने? प्रताप सिंह ने दी थी। कवि शिरोमणि की उपाधि यानी कि किसने दी थी? प्रताप सिंह ने दी थी। किसको? पद्माकर को। गंगा लहरी रचना है अगली, जो कि गंगा मैया की भक्ति रचना है, ये भी किसने लिखी है? पद्माकर ने लिखी है। हम पढ़ रहे हैं रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों में पद्माकर को। पद्माकर का प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है पद्माभरण, जो कि एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है हिम्मत बहादुर सिंह विरुदावली, जो कि हिम्मत बहादुर सिंह के आश्रय में लिखी गई रचना है। हिम्मत बहादुर सिंह का वास्तविक नाम था अनूपगिरी। अगली रचना है जगत विनोद। पद्माकर की अगली रचना जगत विनोद है, जो कि संगार रस प्रधान रचना है, और जयपुर जगत सिंह के आश्रय में लिखी गई रचना है जगत विनोद। अगली रचना है पद्माकर की प्रताप सिंह विरुदावली, जो कि जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में लिखी गई रचना है, और जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने ही पद्माकर को यानी कवि शिरोमणि की उपाधि दी थी।
अगली रचना है पद्माकर की गंगा लहरी, जो कि गंगा मैया की भक्ति रचना है। आगे हम पढ़ते हैं, पद्माकर की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की त्रिवेणी बहती है। पद्माकर की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार और वीर रस की त्रिवेणी बहती है। रीतिकाल की अंतिम सीमा में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? पद्माकर हैं। भारतीय त्योहार व प्रकृति और ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो पद्माकर की जो रचनाएं हैं उनमें भारतीय त्योहार, प्रकृति और ऋतुओं का वर्णन भी देखने को मिलता है। रीतिकाल के अंतिम सीमा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं पद्माकर। अब अपन पढ़ने वाले हैं रीतिबद्ध कवियों में मतीराम को। मतीराम रीतिबद्ध कवि। मतीराम की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ललित ललाम बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, जो कि एक लक्षण ग्रंथ है और अलंकार संबंधित रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की रचना है, जो कि लक्षण ग्रंथ है और अलंकार से संबंधित रचना है। अगली रचना है फूल मंजरी और फिर अगली रचना है अलंकार पंचाशिका। ये प्रमुख रचनाएं हैं मतीराम की। ललित ललाम जो कि लक्षण ग्रंथ है, अलंकार संबंधी रचना है। फूल मंजरी किसकी रचना है? मतीराम की। अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। अलंकार पंचाशिका जो रचना है ये ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी थी। तो आप लिख सकते हैं कि ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी गई रचना है। कौन सी? अलंकार पंचाशिका ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी थी मतीराम ने अलंकार पंचाशिका। फिर अगली रचना है रसराज, जो कि श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। रसराज जो रचना है इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है। मतीराम ने श्रृंगार को रसराज कहा है। मतीराम ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। तो रसराज किसकी रचना है? मतीराम की। मतीराम की प्रमुख रचनाएं ललित ललाम, फूल मंजरी, अलंकार पंचाशिका जो कि ज्ञानचंद के आश्रय में लिखी थी, और रसराज। रसराज श्रृंगार रस का वर्णन है इसमें, और मतीराम ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार को रसों का राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस को। आगे हम बात करें तो मतीराम की जो रसराज जो रचना है उसमें से कुछ पंक्तियां हैं मतीराम की। कौन सी? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अंगन चारू गुराई। ये रसराज जो लिखी है मतीराम ने, तो ये मतीराम की जो रसराज रचना है उसकी कुछ पंक्तियां हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अंगन चारू गुराई। तो इसको आप याद रखेंगे कि ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये रसराज जो रचना है मतीराम की उसकी पंक्तियां हैं। तो याद रखेंगे ये मतीराम की पंक्तियां हैं। कौन सी? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अंगन चारू गुराई। आगे अपन पढ़ने वाले हैं रीतिबद्ध कवियों में दुल्लह कवि को। दुल्लह कवि प्रमुख रीतिबद्ध कवि हम पढ़ रहे हैं। अगला कवि है दुल्लह कवि। दुल्लह कवि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कवि कुल कंठाभरण जो कि एक लक्षण ग्रंथ है और अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है। कुल अलंकारों की हम बात करें तो इसके अंदर यानी कि 115 अलंकारों का वर्णन किया गया है। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? दुल्लह कवि की रचना है, जो कि एक लक्षण ग्रंथ है और अलंकार संबंधित रचना है। कौन सी? कवि कुल कंठाभरण, जिसमें 115 अलंकारों का वर्णन किया गया है। ये एक लक्षण ग्रंथ है। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? दुल्लह कवि की। दुल्लह कवि की प्रमुख पंक्तियां हैं कौन सी? और बराती सकल कवि, और बराती सकल कवि दुल्लह दुल्लह राय। तो ये प्रमुख पंक्तियां हैं। और बराती सकल कवि दुल्लह दुल्लह राय, ये कवि दुल्लह की प्रमुख पंक्तियां हैं। दुल्लह कवि प्रमुख रचना कवि कुल कंठाभरण जो कि एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें 115 अलंकारों का वर्णन किया गया है। प्रमुख दुल्लह कवि की पंक्तियां हैं और बराती सकल कवि दुल्लह दुल्लह राय।
आगे हम पढ़ने वाले हैं मत चिंतामणि को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एक न एक पक्का आता है। चिंतामणि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भूषण, मतीराम और जयशंकर ये चिंतामणि के भाई थे। यानी कि भूषण, मतीराम और जयशंकर ये मतीराम चिंतामणि के भाई थे। चिंतामणि को यानी कि रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भूषण, मतीराम और जयशंकर चिंतामणि के भाई थे। चिंतामणि ने अपनी रचनाओं में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी रखा है। चिंतामणि ने अपनी रचनाओं में कहीं कहीं अपना नाम चिंतामणि ने क्या रखा है? मणिमाल। क्या रखा है? मणिमाल। रीतिकालीन अविरल परंपरा का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीतिकालीन अविरल परंपरा का प्रारंभ इन्हीं से माना जाता है, यानी चिंतामणि से माना जाता है। इसीलिए रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को। अब चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं कवि कुल कल्पतरु, जो कि श्रीपद की भी रचना है और चिंतामणि की भी रचना है। तो चिंतामणि की रचनाओं को आप ध्यान में रखेंगे। कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश और काव्य विवेक। काव्य विवेक एक लक्षण ग्रंथ है किनका? चिंतामणि का। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं कवि कुल कल्पतरु, जो कि चिंतामणि की रचना भी है और श्रीपद की भी रचना है। कवि कुल कल्पतरु। काव्य प्रकाश और काव्य विवेक ये भी चिंतामणि की रचना है। काव्य विवेक चिंतामणि का लक्षण ग्रंथ है और श्रृंगार मंजरी ये भी चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं कवि कुल कल्पतरु, जो कि चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं हैं। कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी। काव्य विवेक लक्षण ग्रंथ है और कवि कुल कल्पतरु जो चिंतामणि की रचना है, ये श्रीपद की भी रचना का नाम है कवि कुल कल्पतरु। अब अपन अगले रीतिबद्ध कवियों में पढ़ने वाले हैं भिखारी दास को। भिखारी दास हिंदी भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भिखारी दास को मानते हैं डॉक्टर बचन सिंह। डॉक्टर बचन सिंह हैं वो भिखारी दास को हिंदी भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य मानते हैं। कौन? बचन सिंह। किसको? भिखारी दास को। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं रस सारांश, काव्य निर्णय और छंदो वर्णन पिंगल इनकी रचना है। फिर से देखो, रीतिबद्ध कवियों में हम पढ़ रहे हैं भिखारी दास को। भिखारी दास को हिंदी भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य मानते हैं बचन सिंह। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं रस सारांश, काव्य निर्णय, रस सारांश, काव्य निर्णय और छंदोर अर्णव पिंगल किसकी रचना है? भिखारी दास की। कौन कौन सी? रस सारांश, काव्य निर्णय और छंदो वर्णव पिंगल। ये रचना किसकी है? भिखारी दास की। प्रमुख विशेषता इनके ब्रज काव्य की सबसे बड़ी विशेषता तुक को सर्वप्रथम काव्यांग रूप में ग्रहण कर इसका विवेचन किया। प्रमुख विशेषता भिखारी दास की क्या है? इनके ब्रज भाषा काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण कर इसका विवेचन किया है। किसने? भिखारी दास ने। भिखारी दास की प्रमुख पंक्तियां जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। प्रमुख पंक्तियां भिखारी दास की। आगे के सुकवि रीजे तो कविताई, नहीं तो कान्न है राधिका सुमिरन को बहाने हैं। तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार। बहुत बार पूछी गई पंक्तियां हैं। किसकी हैं? भिखारी दास की। कौन कौन सी? आगे के सुकवि रीजे तो कविताई, आगे के सुकवि रीजे तो कविताई, नहीं तो कान्न है राधिका सुमिरन को बहाने हैं। किसकी पंक्तियां हैं? भिखारी दास की। किसकी पंक्तियां हैं? भिखारी दास की। प्रमुख पंक्ति भिखारी दास की बहुत बार पूछी गई है। तुलसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार। किसकी पंक्तियां हैं? भिखारी दास की पंक्तियां हैं। आगे हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवि में
सैयद गुलाम नबी रसलीन। अगला रीतिबद्ध कवियों में नाम आता है रसलीन का, जिनका पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन। सैयद गुलाम नबी रसलीन। रसलीन की प्रमुख रचना है अंगदर्शन और रस प्रबोध। रस प्रबोध जो रचना है, रसलीन की जो रस प्रबोध रचना है, ये रस आधारित रचना है। रस प्रबोध रचना रस आधारित रचना है, जिसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। कितने? यानी कि 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। पहली रचना है अंग दर्शन, जिसमें अंग दर्शन में नायिका के अंगों का वर्णन किया गया है। जो रसलीन की जो रचनाएं हैं, रसलीन का पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी रसलीन। रसलीन की प्रमुख रचना अंग दर्शन और रस प्रबोध है। अंग दर्पण अंग दर्पण में नायिका के अंगों का वर्णन किया है रसलीन ने। और रस प्रबोध जो रचना है, ये रस पर आधारित है, जिसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है रस प्रबोध में। रसलीन की प्रमुख पंक्तियां कौन सी हैं? अमिये हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेही चितवत एक बार। ये रसलीन की प्रमुख पंक्तियां हैं। कौन सी? अमिये हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेही चितवत एक बार। ये रसलीन की प्रमुख पंक्तियां हैं। इसमें नायिका की आंखों का वर्णन किया गया है। इसमें यानी अंग दर्पण जो रचना है, इसमें नायिका की आंखों का वर्णन किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे रस निधि। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों में आगे हम पढ़ने वाले हैं रस निधि को। रस निधि रीतिबद्ध कवि बिहारी व मतीराम के बीच की कड़ी यानी कि रस निधि को माना जाता है। तो रस निधि जो है, इनको बिहारी व मतीराम के बीच की कड़ी माना जाता है। रस निधि का वास्तविक नाम था पृथ्वी सिंह। रस निधि की प्रमुख रचनाएं रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन और रस निधि सागर हैं। रस निधि की प्रमुख रचनाएं रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन और रस निधि सागर। प्रसिद्धि का आधार क्या है रस निधि का? रतन हजारा बिहारी सतसई का अनुकरण करके लिखी गई रचना है। कौन सी? रतन हजारा। और रतन हजारा जो रचना है रस निधि की, उसके आधार पर ही रस निधि को प्रसिद्धि मिली है। तो रस निधि की प्रसिद्धि का आधार है रतन हजारा रचना, जो कि बिहारी सतसई का अनुकरण करके लिखी गई रचना है। इनके दोहे बिहारी और मतीराम से तुलनीय हैं। किनके दोहे? रस निधि के दोहे बिहारी और मतीराम से तुलनीय हैं। यानी कि रस निधि के दोहे बिहारी और मतीराम से तुलनीय हैं। फिर से देखो, रस निधि को हम पढ़ रहे हैं। रस निधि जो कवि हैं वो बिहारी और मतीराम के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी के रूप में माना जाता है किसको? रस निधि को। रस निधि का वास्तविक नाम पूछा जाए तो पृथ्वी सिंह था। रस निधि की प्रमुख रचनाएं रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, रस निधि सागर। प्रसिद्धि का आधार रस निधि का रतन हजारा रचना, जो कि बिहारी सतसई का अनुकरण करके लिखी गई रचना है। रस निधि के दोहे बिहारी और मतीराम से तुलनीय हैं। आगे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। बीरबल बर्मा के नाम से काव्य लिखता था। बीरबल जो थे वो बर्मा के नाम से काव्य लिखते थे। प्रताप शाही ने लिखा है। प्रताप शाही की जो रचना है वो है व्यंग्यार्थ कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? प्रताप शाही की रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी में पहले उदाहरण देकर बाद में नियम दिए गए हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? प्रताप शाही की, जिसमें पहले उदाहरण देकर बाद में नियम बताए गए हैं। बीरबल बर्मा के नाम से काव्य लिखता था। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं।
हिंदी में प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। और अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम महाकाव्य पद्मावत है। प्रिस्कृत अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस है। और खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य वो है, यानी कौन सा, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। और ब्रज भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी का महाकाव्य रामचंद्रिका है। और प्रिस्कृत अवधि में लिखा गया प्रथम महाकाव्य रामचरित है। तो ये भी पॉइंट्स मैंने नीचे दिए हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अगले रीतिबद्ध कवि हैं वो हैं गवाल कवि। रीतिबद्ध कवि हम पढ़ रहे हैं, तो रीतिबद्ध कवियों में अगले आते हैं गवाल कवि। काव्य गुरु खुशहाल राय थे। गवाल कवि के काव्य गुरु कौन थे? खुशहाल राय थे। काव्य गुरु कौन थे? खुशहाल राय थे। गवाल कवि की प्रमुख रचनाएं रसिकानंद है, कवि दर्पण जो कि लक्षण ग्रंथ है, और भक्त भावना जो कि मुक्तक रचना है इनकी। भक्त भावना मुक्तक रचना है। अगली रचना है हमीरहट जो कि वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। अगली रचना है गवाल कवि की इसक लहर दरियाव। ये अनुवाद यानी कि अनुदित रचना है। इसक लहर दरियाव। इसक लहर दरियाव मीर असन दहलवी की सिहर उल बयान नामक उर्दू मनसवी का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। फिर से देखो, हम पढ़ रहे हैं गवाल कवि रीतिबद्ध कवियों में। काव्य गुरु गवाल कवि के कौन थे? खुशहाल राय थे। गवाल कवि की प्रमुख रचनाएं रसिकानंद है, कवि दर्पण जो कि एक लक्षण ग्रंथ है गवाल कवि का। कवि दर्पण, रसिकानंद, कवि दर्पण गवाल कवि का, जो गवाल कवि की रचना कवि दर्पण है, ये एक लक्षण ग्रंथ है। अगली रचना है गवाल कवि की भक्त भावना मुक्त। भक्त भावना ये मुक्तक रचना है। अगली रचना है हमीरहट जो कि वीर रसात्मक प्रबंधक काव्य रचना है गवाल कवि की। अगली रचना है गवाल कवि की इसक लहर दरियाव जो कि अनुवादित रचना है। इसक लहर दरियाव मीर असन दहलवी की सिहर उल बयान नामक उर्दू मनसवी का ब्रज भाषा में अनुवाद है। आगे हम पढ़ते हैं वृंद कवि को। आगे पढ़ेंगे वृंद कवि को। आगे हम पढ़ने वाले हैं वृंद कवि जो कि मेवाड़ के थे। वृंद कवि कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। तो याद रखेंगे इसको, वृंद कवि मेवाड़ के थे। पूरा नाम वृंदावन था। वृंद कवि का पूरा नाम क्या था? वृंदावन। वृंद कवि किसके आश्रय दाता थे? औरंगजेब के। वृंद कवि किसके आश्रय दाता थे? औरंगजेब के। वृंद कवि की रचनाएं चयन पचीसी जिसमें नेत्रों का वर्णन किया गया है, नयन पचीसी जिसमें नेत्रों का वर्णन किया गया है। श्रृंगार शिक्षा जो कि नामिका भेद है, जो कि नायिका भेद है, ये नामिका लिखा गया, नायिका है ये, जो कि नायिका भेद रचना है। पवन पचीसी जिसमें षट ऋतु वर्णन है, यानी षट ऋतु वर्णन है पवन पचीसी में। और यमक सतसई जो कि 715 इसमें दोए हैं यमक सतसई में। भाव पंचाशिका जो कि श्रृंगार के विविध भाव हैं। फिर से देखो, वृंद कवि मेवाड़ के थे। पूरा नाम इनका वृंदावन था। आश्रयदाता वृंद कवि किसके थे? औरंगजेब के थे। वृंद कवि की प्रमुख रचनाएं नयन पचीसी जिसमें नयन यानी नेत्रों का वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा जिसमें जो कि नायिका भेद रचना है। श्रृंगार शिक्षा किसकी रचना है? वृंद कवि की। नयन पचीसी किसकी रचना है? वृंद कवि की। नयन पचीसी में नेत्रों का वर्णन है। श्रृंगार शिक्षा में श्रृंगार शिक्षा इनका नायिका भेद ग्रंथ है। पवन पचीसी किसकी रचना है? कवि वृंद की, जिसमें षट ऋतु का वर्णन किया गया है। षट ऋतु का वर्णन किया गया है, 6 ऋतुओं का। यमक सतसई किसकी रचना है? कवि वृंद की, जिसमें 715 दोहे हैं। भाव पंचाशिका किसकी रचना है? वृंद कवि की, जो कि श्रृंगार के विविध भाव इसमें दर्शाए गए हैं। किसमें? भाव पंचाशिका रचना में। भाव पंचाशिका किसकी रचना है? वृंद कवि की।
तो ये थे रीतिबद्ध कवि। कल अपन पढ़ने वाले हैं रीति सिद्ध कवि। और रीति सिद्ध कवियों में मुख्य जो कवि हैं, एक तो बिहारी, एक सेनापति। इनको अपन कल पढ़ेंगे। तो रीति सिद्ध कवियों में मुख्यतः दो ही कवियों का नाम आता है, बिहारी और सेनापति का। तो कल पढ़ने वाले हैं हम रीति सिद्ध कवि। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।